स्मार्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जोशीमठ का दौरा कर दून में सीएम धामी ने की बैठक। चमोली डीएम को आपदा के लिए जारी किए 11 करोड़। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, देहरादून में मिले 4 नए कोरोना संक्रमित मामले। ऋषभ पंत की कार एक्सीडेंट के बाद जागा पुलिस महकमा, पर्वतीय इलाकों में चलाया जाएगा विशेष अभियान। जोशीमठ मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को किया फोन, हर संभव मदद का दिया भरोसा। जोशीमठ संघर्ष समिति के समर्थन में पांडुकेश्वर में ग्रामीणों ने निकाली रैली। उत्तराखंड में हर साल सड़क हादसों में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस चालानी कार्रवाई कर जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेती है। ऋषभ पंत के कार हादसे के बाद अब पुलिस महकमा अलर्ट नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित सड़क सुरक्षा कमेटी 6 बिंदुओं पर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में विशेष अभियान चलाने जा रही है, जिससे सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके। जोशीमठ मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दूरभाष पर वार्ता करते हुए सारी जानकारी हासिल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं बताया कि जोशीमठ के घरों में आ रही दरार और भूदसाव के मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन कर पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोशीमठ के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी ली है। उन्होंने विस्थापन को लेकर, राहत कार्यों को लेकर और भविष्य में जोशीमठ को किस तरह बचाया जाए, इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जोशीमठ में 11 और परिवारों को शनिवार को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। शहर में दरार से प्रभावित घरों की संख्या बढ़कर 603 हो गई है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। चमोली के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NK जोशी ने कहा कि दरार के कारण 11 और घरों में रहने वाले परिवारों को अस्थायी राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। लगभग 600 प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने के निर्देश देने के एक दिन बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीनी स्थिति का जायजा लेने के लिए शनिवार को जोशीमठ का दौरा भी किया था। सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ मां कुंजापुरी मंदिर के ठीक नीचे ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मां भगवती के सौर्याला मंदिर में शातिर चोर 3 लाख के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ करते हुए फरार हो गए। घटना 6 जनवरी रात की है। मंदिर में हुई चोरी की घटना का पता तब चला जब 7 जनवरी की सुबह मंदिर पुजारी मंदिर में जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने पहुँचे। सुबह 5-5:30 बजे आसपास डेली रोज आते हैं, वैसे आज आया तो देखा तो ताले टूटे हुए पड़े हुए सब। अंदर आए तो नथ भी गाय मिली, शक्कर थे माता के छोटे बड़े सब, माता का मुकुट था, सब हमें गाय मिले। जैसे हमें ये हुआ तो हमने 108 नंबर 100 नंबर पर कॉल किया। वैसे पुलिस आए, पुलिस ने केस तहकीकात किया और उसके बाद सुराग नहीं मिल पाए। इससे हमें बहुत आगाज हुआ है कि मंदिर में ही चोरी होने लगी। चारी जी ने पुलिस को फोन किया तो मौके पर पुलिस पहुंची है और हम भी, मैं राजेंद्र सिंह पुलिस, मैं भी पहुंचा हूँ। पहुँचने के बाद पुलिस यहाँ पे SSO साहब नगर और आगरखाल द्रौपदी थे, उनके समक्ष मैंने ये इनाम रखा है 51,000 रुपये का समिति की तरफ से, जो इस चीज़ को जल्द से जल्द खुलासा कर दे इन चोरों का, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। डोईवाला नगर पालिका ने 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए पुरजोर तरीके से तैयारी शुरू कर दी है, जहां कुछ दिन पूर्व डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक आहूत कर स्वच्छ अभियान मिशन 2023 के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। तो वहीं दूसरी ओर डोईवाला नगर पालिका द्वारा वेस्टेज सामग्री द्वारा ग्रीन पार्क का निर्माण किया गया। डोईवाला नगर पालिका के कर्मचारी और पर्यावरण मित्रों द्वारा श्रमदान के द्वारा ये पार्क तैयार किया गया है। केशवपुरी में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है। यहाँ का एक कोने को हमने यहीं के वेस्ट मटेरियल जो कूड़े में आता है और जो कर्मचारी हमारे डोर टू डोर कलेक्शन और इसमें लगे, इन्हीं के श्रमदान के सहयोग से ये पार्क डेवलप किया गया है, ताकि लोगों को जहाँ डंपिंग पॉइंट है, डंपिंग पॉइंट में ना लग के एक खूबसूरती के रूप में इसको नज़र आए, लोगों को पता चल सके कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी किस तरह से रिसाइकिल और रिप्रयोग किया जा सकता है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है और हमारे कर्मचारियों का, हमारा जो ये पार्टनर हैं जो इस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर को संचालित कर रहे हैं, ये सब उन्हीं के सहयोग से। बेसिकली हमारे यही सभी से यही अनुरोध है कि जो वेस्ट है उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके रखें और उसके भी कई प्रयोग हो सकते हैं। एक तो उसका रिसाइकिल हो जाएगा, दूसरा जो कूड़ा की मात्रा है जो हमारे ये
डंपिंग ग्राउंड में पहुंच रहे हैं, इसकी क्वांटिटी बहुत कम हो सकेगी। हमारा बेसिक प्रयास यही है, मेन जो सोर्स सेग्रीगेशन है उसका उद्देश्य भी यही है कि जो रिसाइक्लेबल है उसको फर्दर किसी यूज में किया जा सके और जो जैविक कूड़ा है उसकी खाद वगैरह ये बन सकता है, और हम ये दोनों के लिए ये प्रयासरत हैं। जनपद उत्तरकाशी का मस्ताड़ी गांव 31 वर्षों से भू धसाव की चपेट में है। यहाँ लोगों के घरों में दरारें आई हैं, रास्ते और खेत लगातार धंस रहे हैं। ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विस्थापन नहीं हो पाया है। प्रशासन का कहना है कि विस्थापन के लिए भूमि चयनित कर ली गई है, भूगर्भीय सर्वे के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। ये गाँव जिला मुख्यालय के मात्र 10 किलोमीटर दूर है। मस्ताड़ी गाँव में वर्ष 1991 में आए भूकंप के बाद से भू धसाव शुरू हो गया था। भूकंप में गाँव के लगभग सभी मकान ध्वस्त हो गए थे। 1997 में प्रशासन ने गांव का भूगर्भीय सर्वेक्षण भी करवाया था। भूवैज्ञानिक ने गांव में तत्काल सुरक्षात्मक कार्य का सुझाव दिया था, लेकिन 31 साल बाद भी गांव का विस्थापन नहीं हो पाया है और न ही सुरक्षात्मक कार्य हुए हैं। स्थिति ये है कि गांव धीरे धीरे धंसता जा रहा है। धंसाव के चलते रास्ते ध्वस्त हो रहे हैं, बिजली के पोल तिरछे हो चुके हैं और पेड़ भी धंस रहे हैं। मैं ग्राम प्रधान मस्ताड़ी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 31 साल हो गए हैं और हमारे गाँव की कोई सुनवाई अभी तक नहीं की, जबकि 31 सालों से लगातार यहाँ पर पुलिस प्रभाव हो रहा है। और मैं कई माध्यम से मैंने पत्रकार के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से भी कई बार बोल दिया है कि क्या सरकार तब तक का इंतजार कर रही है जब तक यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी ना हो कि जो सरकार की आंखों को खोलने के लिए काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पर लगातार भूधसाव हो रहा है, मकानों में लगातार दरारें पड़ रही है, लोग डर के साए में जी रहे हैं और हमारे खेत खलियान या रास्ते ये सभी धंस रहे हैं और फिर भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि भूवैज्ञानिकों द्वारा हमारे पास रिपोर्ट है कि उन्होंने कहा है कि ये गांव उसमें है और इसको जल्दी से जल्दी विस्थापन किया जाए। दोबारा इसकी जांच हुई है, लेकिन उसकी भी हमें कोई लिखित रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है और फिर भी सरकार या शासन या प्रशासन यही कह रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, जब जांच होगी तभी इसके बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। आखिर वो कौन सी जांच है और कैसी जांच है जो अब होने वाली है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारा गांव खतरे के उसमें नहीं है तो हमें ये लिखित रूप में दे दिया जाए, भाई तुम्हारा गांव कोई खतरे के उसमें नहीं है और तुम आराम से रह सकते हैं यहीं पे। और खतरे के उसमें है तो फिर ये जांच का क्या खेल चल रहा है कि जो मतलब 31 सालों में जो सरकार जांच नहीं करवा पाई, आखिर ऐसा मतलब लापरवाही ऐसे क्यों की जा रही है? क्या यही इंतजार? कर्णप्रयाग में जनवरी के महीने में बारिश न होने के चलते अब जंगल सूखने लग गए हैं, जिससे कि जंगलों में आग लगना शुरू हो गया है। शनिवार को धनपुर रेंज के एन के जंगलों में लगी आग रात होते होते अन्य जगहों में फैलने लगी, जिससे कि कई हेक्टेयर वन जलकर राख हो गया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया। प्रदेश की सरकार देवभूमि उत्तराखंड को पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित कर रही है, जबकि प्रदेश के कण कण में भगवान का वास है, जिसको देखते हुए प्रदेश को पर्यटन प्रदेश नहीं तीर्थाटन प्रदेश बनाना चाहिए। ऐसा ही कुछ कहना है विकासनगर पहुंचे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी का। विकासनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते पर्यटकों के दबाव और प्रकृति के नियम विरुद्ध हो रहे काम के कारण जहाँ पहले 2013 में प्रकृति के कहर को सबने देखा और अब जोशीमठ में लगातार हो रहे भूधसाव को देखकर लगता है कि भगवान हमसे रूठ गए हैं, जिससे बचने के लिए प्रदेश की सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई बड़ी अनहोनी न हो, इस पर प्रदेश सरकार को सोचना होगा और इन देवों की भूमि उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाना होगा। में केदारनाथ में जब आपदा आई थी तो भयंकर तांडव पूरे उत्तराखंड में हुआ, पूरे देश में हुआ, जो सबने देखा। उस समय भी उसकी अगर संवेदना से देखेंगे तो उस समय भी ये देखने में आया कि ये सब पर्यटन के कारण से हुआ। वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटकों का दबाव हो गया और इसीलिए वहाँ का जो मूल स्वरूप है, मूल संस्कृति है, वो बिगड़ने लगी। तो उसका परिणाम हुआ 2013 की घटना हुई। उस समय भी हम लोगों ने कहा था, संतों ने कहा था कि भारत सरकार को ये पर्यटन पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन लगता है कि ये तो सरकारें बहरी हैं। अब भी उसे पर्यटन का के नाम पर वहाँ पर जोशीमठ में जो है काम चल रहा है, उसके कारण से अब जोशीमठ को ढहने की योजना हो गई है। आपको दिखाई देता है वो जोशीमठ में कई सारे मकान, कई सारे घर, कई सारी बिल्डिंगें में गिरने की स्थिति में, धंसने की स्थिति में। तो आप बार बार कहा जा रहा है कि उत्तराखंड वास्तव में ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूमि है, तो इसके स्वरूप को सरकार को बनाए रखना इसकी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कहते कि आप विकास करो, मत करो, विकास करो, लेकिन ऐसा विकास करो जो यहाँ के आध्यात्मिक स्वरूप की सुरक्षा हो।
आध्यात्मिक स्वरूप की सुरक्षा होगी तो सबकी सुरक्षा होगी। अगर आध्यात्मिक स्वरूप बगा लोगे, क्योंकि यहाँ तो पग पग पे देवता है, यहाँ से देवभूमि इसीलिए कहते हैं कि कौन देवता किस जगह बैठा हो और कौन देवता कहाँ नाराज हो जाए, रुष्ट हो जाए, तो उसको झेलना मुश्किल हो जाएगा। और यही वहाँ पर जो आप बताइए 4 मठों में ये महत्वपूर्ण जगह है ज्योतिर्मठ, ठीक है, जिसे जोशी मठ के नाम से जानते हैं। और सरकार ने वहाँ ये तो घोषणा कर दी कि वहाँ उस जगह को ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। लेकिन भाई ज्योतिर्मठ का जो स्वरूप है उसकी सुरक्षा करने की वो सरकार की जिम्मेदारी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और उसके ध्यान न देने के कारण से ही वहाँ जो स्थिति हुई है, आपात की स्थिति है, और वहाँ कोई आपातकालिक बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, तो सरकार को वहाँ पर तत्काल पर्यटन रोकना चाहिए और वहाँ तीर्थाटन को विकास के लिए काम करना चाहिए। आप कह रहे हैं हरिद्वार में सिडकुल की एक नामी कंपनी के कुछ लोगों में और बाहर के युवकों में कंपनी के बाहर ही गेट पर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया और दोनों गुटों की ओर से डंडेबाजी होने लगी, जिसमें देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। झगड़े के दौरान एक युवक को गंभीर चोट आई, जिसके कारण वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। तुरंत बाद उसको नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन किसी भी गुट की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है और मामले को दबाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कंपनी में काम करने वाले युवकों के साथ झगड़ा करने आए युवक बाहर के थे, जिन्होंने कंपनी से निकलते समय युवकों पर हमला कर दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नोएडा जोन के भीतर ऋषिकेश में अपनी 53वीं शाखा खोली, जिसका उद्घाटन वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक ए.बी. विजय कुमार ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। उद्घाटन करते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश के अग्रणी बैंकों में शुमार है। ये बैंक अपने सामाजिक दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर रहा है। उत्तराखंड में आज इसकी 11वीं शाखा खुली है ऋषिकेश के अंदर। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र परिवार को बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और खुशी की बात यह है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसका सीडी रेशो उत्तराखंड में 102% है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनका जो भावना है, एक परिवार एक बैंक के नाते लोग काम करते हैं। पूरे देश के अंदर आपकी शाखाएँ हैं और मैंने इनसे अपेक्षा की है कि हमारे उत्तराखंड में हर ज़िले में इनकी ब्रांच खुले, ताकि उत्तराखंड के अंदर इनका जोनल ब्रांच भी खुले, क्योंकि अभी ये नोएडा में ये लोग इससे संचालित कर रहे हैं। और जोनल जो नोएडा का उसमें इनकी 53वीं ब्रांच आज ये ओपन कर रहे हैं, खुल रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने अभी तक 7 दिसंबर 2022 तक 367 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस किया और लगभग 157 लाख करोड़ का इन्होंने लोन बांटा। यानी कि आपकी भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस का लाभ जनता को मिले। ऋषिकेश के अंदर यदि खुल रहा है तो ये अच्छा बिजनेस देने की आपकी जो इच्छा है, और चाहे हमारा पहाड़ी क्षेत्र हो चाहे हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो, इसको ये कवर करना चाहते हैं। मैं इसके लिए इनको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि ऋषिकेश। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।